हाँ मैम। और हाँ मैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपन आज पढ़ रहे हैं ना। मैं चाहती हूँ तुम लोग एक्सपर्ट बनो इसमें, कम से कम कॉन्सेप्ट मैपिंग सीख गए ना तो बीएड करने का में कोई सार्थकता है। बीएड करने का आपको फायदा है अगर आप कॉन्सेप्ट मैपिंग भी सीख जाते हो, तो इतना इंपॉर्टेंट है देखो। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग में अभी हमने फिर एक बार मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट मैपिंग एक टीचिंग की और एक लर्निंग की टेक्निक है। इसमें कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं और एक कॉन्सेप्ट जिन भी आइडियाज पर या जिन भी फैक्ट से संबंधित होता है वो आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ये चीज दर्शाई जाती है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम सर्किल में या बॉक्स में शो करते हैं, और फिर इन कॉन्सेप्ट को जोड़ने वाले वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं जिसको कनेक्टर्स कहते हैं, या वो कनेक्टिंग का काम करते हैं, बीच में वो जोड़ने का काम करते हैं। अब ये वेटिंग 1 मिनट फिर ऐसे डिस्टर्ब होते हैं देखो बीच में। अब कोई स्टूडेंट है वेटिंग में है, मैंने तो मीटिंग अनलॉक की हुई है, फिर ये वेटिंग में कैसे है? पहले तो आप लोग टाइम पे जुड़ते नहीं है, ये है ना। आप लोग जो सब जुड़े हुए हो टाइम से जुड़े हुए हो, जिसकी क्लास लेने की इच्छा हो वो टाइम से जुड़े। अब मैं अटेंडेंस भी दूंगी, पहले मैं अटेंडेंस नहीं देती थी, फिर क्लास बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, ये फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक लर्निंग की टेक्निक है और टीचिंग की टेक्निक है, और इसमें मेन कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट सब आइडियाज या सब कॉन्सेप्ट के साथ कैसे जुड़ा है, ये इसमें दर्शाया जाता है। मेन कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट को हम बॉक्सेस में दिखाते हैं, और जो लिंकेज वर्ड्स होते हैं या लिंकेज फ्रेजेस होती हैं वो आप बीच में एरो के रूप में उनको दिखाया जाता है। और ये इससे स्टूडेंट को क्या मदद मिलती है, इसमें स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, स्टूडेंट अपने विचारों को संगठित करता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट अपने विचारों को संगठित करके नए आइडियाज जनरेट कर सकता है, ये इसमें सबसे बड़ी बात है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको दर्शाया जाता है हायरार्किकली। हायरार्किकल ऑर्डर में मीन्स सबसे ऊपर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, इस तरह से इसको दिखाया जाता है। ठीक है, और एक मेन कॉन्सेप्ट और फिर उसके स्पेसिफिक पार्ट्स, इस तरह से इसको दर्शाया जाएगा। फिर उसके बाद में अब हम इसको डिफाइन करते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग की परिभाषा क्या होगी? कॉन्सेप्ट मैपिंग एक ऑर्गेनाइजर, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है, मतलब एक इस प्रकार का संगठन है जिसको ग्राफ या एक पिक्चर या फ्लो डायग्राम के रूप में जिसे प्रेजेंट किया गया है। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, इसमें स्टूडेंट प्रेजेंट अपनी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है उसको प्रेजेंट किया जाता है। और कॉन्सेप्ट मैपिंग ये एक मेन आइडिया से शुरू होगा, फिर उसके बाद में ब्रांचिंग इसमें होगी, मतलब इसकी शाखाएं निकलेंगी, मेन आइडिया, फिर एक फ्लो डायग्राम बनता है, और जो आगे ब्रांच में और सब आइडियाज में आगे के आगे उसको ब्रोकन किया जाता है, एक मेन आइडिया फिर उसके बाद में सब आइडियाज, इस रूप में इसको दिखाया जाता है। अब इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लर्नर को, मतलब अधिगमकर्ता को, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स में ब्रेन स्टॉर्मिंग को जनरेट करता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब एक मानसिक उद्दीप पैदा होता है, जिससे उसमें नए आइडियाज जनरेट होते हैं। मैंने आपको एक क्लू दिया, मैंने आपको कहा सेल, अब बताओ सेल किस किस से जुड़ी है, तो आप सोचोगे कि इसके सब कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या क्या इसके सब कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। बच्चा सोचने पे मजबूर होता है, सोचता है, और फिर नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, नई नई चीजें उसको समझ में आती हैं और नए नए आइडियाज वो देता है। इससे स्टूडेंट में डिस्कवरी करने की, खोज करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ना। पुराने आइडियाज को वो रिकॉल भी करता है और नए आइडियाज को वो जनरेट भी करता है और वो सीखता भी है। और सबसे बड़ी बात एक टीचर के लिए, जो पीपल टीचर है, आप लोगों को, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इससे सुधरती है। आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाते हो इसके माध्यम से। आपके थॉट्स, आपके आइडियाज को आप बहुत अधिक आपको क्लियर हो जाते हैं। आपके आइडियाज और थॉट आपके लिए भी क्लियर होंगे, आपके क्लियर होंगे तभी आपके स्टूडेंट के क्लियर होंगे। और नए आइडियाज को आप इंटीग्रेट करते हो, नए आइडियाज जनरेट करते हो और साथ में उनको इंटीग्रेट भी करते हो पुराने आइडियाज के साथ। नए आइडियाज को पुराने आइडियाज के साथ मिलाकर के भी आप देखने की क्षमता आप में विकसित होती है, और आपकी नॉलेज तो इनहेंस होती ही है। जो भी आप टॉपिक पे आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, उसका आप इवैल्यूएशन कर सकते हो, मूल्यांकन भी कर सकते हो। मूल्यांकन में भी ये काम आता है कॉन्सेप्ट मैपिंग।
अब ये कैसे आता है, अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, हम इसको डिटेल में भी देखेंगे साथ के साथ में नॉलेज इनहेंस होता है और आपको इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी कर सकता है शिक्षक इसके आधार पर। अब वो कैसे होता है, पहले मैं आपको, अब एक्चुअली क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था शायद, ये गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है। गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्ट, वो ये कहते थे कि अगर आपको कुछ भी बताना है, कुछ भी सिखाना है, तो होलिस्टिक रूप से पहले आप उसको इंट्रोड्यूस कराओ, मतलब उसको संपूर्ण रूप से आप पहले दिखाओ। जैसे हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ाना है या रॉकेट के बारे में पढ़ाना है या मुझे एक ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाना है ना, अपनी बॉडी की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी आपको बतानी है, तो मैं पहले पूरा शरीर दिखा दूँ आपको, फिर उसके बाद में मैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स के बारे में वर्णन करूँ, या फिर पहले मैं सिर्फ हाथ दिखाऊं, है ना, या फिर मैं आपको रॉकेट दिखा रही तो रॉकेट का एक एक पार्ट दिखाऊं पहले कि देखो ये इससे रॉकेट बनता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। यही मैं अगर आपको पूरा रॉकेट या पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पहले दिखा दूंगी, फिर आपको हर पार्ट जल्दी समझ में आएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट मैपिंग में होता है। अब देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाया हुआ है, ये देखिए, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी से लिया हुआ है, इसमें हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, है ना, एनिमल सेल के बारे में आप पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो आप एनिमल सेल के लिए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। एनिमल सेल में हम देख रहे हैं कि एनिमल सेल के मेन जो कंटेंट है, मेन जो एनिमल सेल में मुख्यतः कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है ना, ये रहा केंद्रक। अब इसको हम एक स्टिक ले लेते हैं, है ना, ताकि हमें इससे अच्छे से तुम्हें समझ बता सकें। ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, जहां भी वो है केंद्रक है। अब ये केंद्रक एनिमल सेल में 3 पार्ट है। एनिमल सेल में क्या क्या है मुख्य रूप से, एक तो है केंद्रक, एक है साइटोप्लाज्म और एक है सेल मेम्ब्रेन। यही होता है ना मुख्यतः, कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, और उसके अंदर एक केंद्रक होता है। मेनली अगर आप देखोगे तो ये 3 चीजें आपको मिलेगी मोटे रूप से, जिसमें आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सबको दिख रहा है ना, हेलो हेलो, दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इंक्लोज करती है। इंक्लोज मतलब सेल मेम्ब्रेन घेर के रखती है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। इसको देखो, अब आप सिर्फ ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखो। एनिमल सेल में है कंटेंट 3 चीजें हैं, यहाँ तक एरो क्या बना, साइटोप्लाज्म बना, न्यूक्लियस बना और सेल मेम्ब्रेन बनी। यहाँ तक एक आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैपिंग है, उसका एक पार्ट हो गया ये। अब सेल मेम्ब्रेन ने घेरा है किसको, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन और ये तीनों चीजें आपस में संबंधित है, इस तरह से आपस में इनका संबंध है। अब अपन न्यूक्लियस से शुरू करते हैं। अब चलो न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस किसका बना है, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ, इसका कर्सर कहाँ गया, न्यूक्लियस कंपोज किसका है, क्रोमोसोम्स का। न्यूक्लियस बना है क्रोमोसोम्स से, और क्रोमोसोम्स किससे बने हैं, आगे डीएनए से। ये सब अपने अपने आप एक एक कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियस एक कॉन्सेप्ट है ना, एक संप्रत्यय न्यूक्लियस, क्रोमोसोम अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, पर ये सब कॉन्सेप्ट है किसका, एनिमल सेल का। फिर डीएनए किस काम आता है, कंट्रोल करने की काम आता है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो कंट्रोल किसके द्वारा होती है, वो डीएनए के द्वारा कंट्रोल होती है ना। और डीएनए कैसे, ये डीएनए के द्वारा कंट्रोल कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है ना। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, अंडरगोज ट्रांसलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन में, किसका, जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड का ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन और लिपिड बनाता है ना। ये प्रोटीन और लिपिड किससे क्या बना होता है, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। इस तरह से ये इतना पार्ट आपस में रिलेट कर गया। ये सारे अपने आप में कॉन्सेप्ट हैं, पर ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखो इनको जोड़ने वाले लिंकेज वर्ड कौन से, जैसे कंटेंट है,
है ना, इज यूज, डीएनए इज यूज, डीएनए उपयोग में होता है, उपयोग में होता है, ये वर्ड हो गया, है ना। किसके उपयोग में आता है? सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के, है ना। और वो कैसे, किसके द्वारा होता है? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। ये एक आपका लिंकेज वर्ड हो गया, ठीक है। अब फिर देखो आगे, यहां तक ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब आ जाओ साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म सर्व एज, मतलब साइटोप्लाज्म का उपयोग होता है किसके लिए? रिएक्शन मीडिया के लिए। जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, जितना भी काम होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, बेस का काम करता है ना वो सभी चीजों के लिए, सभी क्रियाओं के लिए। वहां पे क्या होता है? वहां पे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है साइटोप्लाज्म में, है ना। और फिर सबसे जरूरी बात, और दूसरी, रिएक्शन मीडिया किसके लिए होता है? वो होता है किसके लिए? प्रोटीन और लिपिड के लिए। अब ये प्रोटीन और लिपिड एक कॉन्सेप्ट, और रिएक्शन मीडिया एक कॉन्सेप्ट। तो रिएक्शन मीडिया और प्रोटीन और लिपिड आपस में किससे जुड़े हैं? फोर्स से जुड़े हैं, मतलब के द्वारा से जुड़े हैं। अब देखो साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं? इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंगक जिसको बोलते हैं हम, है ना। साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वैसे तो सभी कुछ साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को के अलावा जो भी अंगक होते हैं वो कोशिका के अंगक हैं, है ना। वो क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक तो, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस काम आता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? बेसिकली ये करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन किसका करता है? फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन करता है, मतलब एटीपी का निर्माण करता है रिस्पिरेशन की प्रोसेस से, है ना। और ये किसके लिए होता है? रिस्पिरेशन की प्रोसेस में काम आता है, रिस्पिरेशन के माध्यम से एटीपी प्रोड्यूस करता है। और ये एटीपी कहाँ काम आता है? ये एटीपी ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक कोड्स में काम आता है, जेनेटिक कोड्स के ट्रांसलेशन में काम आएगा, और फिर वापस वहां से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। फिर दूसरा ऑर्गेनेल कौन सा है? दूसरा ऑर्गेनेल है नॉन लिविंग ग्रैन्यूल्स। अब ये जो नॉन लिविंग ग्रैन्यूल्स हैं, मतलब निर्जीव जो भी अंदर कण पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में कुछ निर्जीव कण भी पाए जाते हैं। वो निर्जीव कण किस रूप में होते हैं? वो फूड के रूप में होते हैं, भोजन के रूप में होते हैं, और जो स्टोर मटेरियल होता है उसके रूप में होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनेल क्या होता है? राइबोसोम होगा। राइबोसोम भी क्या काम करता है? राइबोसोम भी ट्रांसलेशन का काम करेगा जेनेटिक कोड के। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसेस होती है ना सेल में, वो दोनों आप इस तरह से आप दिखा सकते हो। इसका एक पार्ट अपन ने दिया है, एक पार्ट अपन ने इस यहाँ पर डिस्कस किया है। ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है किसका? सेल, एनिमल सेल का। आप इससे भी बहुत अच्छा बना सकते हो। मैंने तो ये लिया है ना, कहीं से हम इसको क्रिएट करेंगे तो हम इसको भी और भी अच्छा बना सकते हैं। आप लोग इस पर ट्राई करोगे तो आप लोगों को अलग अलग एक एक कॉन्सेप्ट लेना आप, और उस पर आप बनाने की कोशिश करना। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी पर भी बना सकते हो, फिजियोलॉजी पर भी बना सकते हो, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैपिंग साइंस में तो बहुत अच्छे से बनता है। आप अभी फूड चेन, फूड वेब तो है ही, खैर वो तो अपन पढ़ते ही कॉन्सेप्ट मैपिंग से ही है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर के भी आप बना सकते हो, ठीक है। पॉल्यूशन पर भी हम बना सकते हैं, किसी पर भी आप बना सकते हो। तो ये आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को इस पर बनाना है। अभी तो टाइम है, ये आपको एक वर्क है। अब मैं आगे आपको इसको समझाती हूँ पूरा कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है, हाउ टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट मैपिंग। अब कॉन्सेप्ट मैपिंग को कैसे बनाया जाए, कॉन्सेप्ट मैपिंग को कैसे बनाएंगे? कॉन्सेप्ट मैपिंग को जब हम बात करते हैं, ये क्या है? हेरार्किकल है, टिपिकली हेरार्की है इसमें। हेरार्की का मतलब अधिक से नीचे की ओर आना, आरोही या अवरोही क्रम। आरोही या अवरोही क्रम के बारे में सुना है ना, बढ़ती हुई श्रेणी या घटती हुई श्रेणी, उसी रूप में बताते हैं इसको। पर इसमें जितने भी सब आइडियाज रहेंगे, एक तो मेन आइडिया जैसे सेल, एनिमल सेल, सब आइडियाज जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, सब आइडियाज हैं आगे वाले जितने भी हैं। जितने भी सब आइडियाज रहेंगे ये मेन आइडिया में रूटेड रहेंगे, मतलब ये उद्भव कहाँ से होगा? मेन आइडिया से। इनका ओरिजिन मेन आइडिया से होगा, और मेन आइडिया से ये सब आइडियाज, जो भी सब आइडियाज हैं, ये जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें नए आइडियाज भी ऐड होंगे। अभी तो ये मैंने आपको जो एक एग्जाम्पल दिखाया, ये एक तरह का अपने आप में एग्जाम्पल है। आप इससे भी बहुत बेटर
दूसरा भी आप बना सकते हो सकता है इसी में भी कई इंप्रूवमेंट हम कर सकें, और हो सकता है आप दूसरा भी लेकर के अपनी तरफ से भी एक बना सकते हो कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, अब अपन बताएंगे आपको कि इसमें सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। अब आपको फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सेप्ट मैपिंग स्टार्ट करनी है, आपको कोई कॉन्सेप्ट मैपिंग से लेसन प्लान करना है या बनाना है। अब वो कैसे बनाना है अपन उस पर बात करते हैं। आपके फुल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में और ये आपको प्रैक्टिकली भी देखना है। तो स्टार्ट आप कहाँ से करोगे, मेन आइडिया, टॉपिक और इशू से करोगे, जिस पर आपको फोकस करना है। आपका मेन आइडिया क्या है, मेन इशू क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, समस्या क्या है, या समस्या क्या है मीन्स टॉपिक क्या है जिस पर हमें बात करनी है, जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, जिस पर कि हमें कोई कंक्लूजन पर पहुंचना है या जिसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालेंगे, वो आपका क्या होगा, मेन आइडिया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको टॉपिक ढूंढना है, टॉपिक पर बात करनी है। अब जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि क्या टॉपिक है ना, या हमें क्या चीज है जिसको खोजना है, समस्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल सेल, एनिमल सेल जो भी अपन ने ऊपर लिए, ये आपकी समस्या हो सकती है, या फिर कुछ भी, कोई भी कॉन्सेप्ट जो भी आपके दिमाग में आए जिस पर आपको लगता है कॉन्सेप्ट मैपिंग बन सकती है। तो मेन आइडिया आपको पहले ढूंढना है, वो मेन आइडिया सबसे ऊपर सबसे पहले आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये आपका पहला फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको कीवर्ड देखने हैं, आपको डिटरमाइन करने कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं या की टॉपिक कौन से हैं। अब वो सभी टॉपिक जो इस मेन आइडिया या मेन इस टॉपिक से जुड़े हैं, उन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है। अपन अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको फिजियोलॉजी का पर बनाना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी दिखानी है आपको। तो आपने ऊपर लिख दिया सिस्टम, है ना, हमारे शरीर के तंत्र। अब तंत्र कौन कौन से, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं आप, ये आपके क्या हो गए, इस मेन आइडिया से जुड़े हुए। ठीक है, जितने भी आएंगे पर मेन आइडिया के अंदर इंक्लूडेड, वो सब आप लिखोगे। फिर जो थर्ड पॉइंट रहेगा आपका, ये आपस में कैसे जुड़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में कैसे जुड़ा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम से कैसे जुड़ा है, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र में आपस में क्या लेना देना है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम से किस तरह से जुड़ा हुआ है, पाचन तंत्र उत्सर्जन तंत्र से किस प्रकार संबंधित है। ये जो प्रकार हैं किस तरह से जुड़े हैं, ये जो कनेक्टर्स हैं, लिंकेज है बीच का, या लिंकेज वर्ड है, लिंकेज फ्रेजेस हैं, ये आपको सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई करनी होगी, सॉरी थर्ड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर मेन कॉन्सेप्ट, देन आपको उस मेन कॉन्सेप्ट से निकलने वाली सब कॉन्सेप्ट, फिर आप कनेक्टर्स या लिंकर, इनको आप आइडेंटिफाई करोगे तीसरे नंबर पर, और फिर आपस का रिलेशनशिप देखने की कोशिश करोगे, और जो इनका आपस में रिलेशनशिप है उसको आप समझने की कॉन्सेप्ट के साथ उसको भी, रिलेशनशिप को भी आप समझने की कोशिश करोगे। अब कॉन्सेप्ट मैपिंग एजुकेशन में बात करते हैं, हम शिक्षा में बात करते हैं। शिक्षा में कॉन्सेप्ट मैपिंग का सबसे बहुत ही पावरफुल वे है, ये बहुत ही, जिसमें स्टूडेंट को हम जो उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, संज्ञानात्मक उनका परफॉर्मेंस है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक परफॉर्मेंस का जो भी हाईएस्ट लेवल है वहां तक हम बच्चे को ले जा सकते हैं। बौद्धिक विकास, सही मायने में उसका संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास करने के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग सबसे बढ़िया टूल है, सबसे बढ़िया तरीका है। कैसे, ये सिर्फ लर्निंग का टूल नहीं है, ये सिर्फ अधिगम का ही एक उपकरण या उपागम नहीं है, बल्कि इसमें हम इवैल्यूएशन टूल की तरह भी टीचर यूज कर सकता है ना, कि बच्चे को कितना समझ में आया, ये भी हम इसके कॉन्सेप्ट मैपिंग से ही पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, जैसे अभी आपको पढ़ाया गया, अब मैंने आपको कह दिया एटीपी, एक वर्ड दिया, एटीपी और कोशिका सेल, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, बताओ किस तरह से आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, किस तरह से जुड़े, इससे पता चल जाएगा स्टूडेंट कितना समझा है, आपने जो भी पढ़ाया है, जो भी समझाया है, उसको वो बच्चा कितने अच्छी तरह से समझा है, कितनी अच्छी तरह से वो लिंक कर सकता है। इस तरह से आप बच्चे का एग्जामिन भी कर सकते हो,
ना सिर्फ लर्निंग करवा सकते हो बल्कि आप असेसमेंट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और स्टूडेंट क्या करेगा, जब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट मैपिंग बनाएगा, कॉन्सेप्ट मैप करेगा कोई भी, तो उसमें कुछ जब वो अपनी तरफ से जोड़ेगा तो नए वर्ड भी जोड़ेगा। हो सकता है आपसे ज़्यादा बेटर करे, हो सकता है थोड़ा कम करे, और उससे नए आइडियाज भी जनरेट होंगे, नया आगे के आगे इसमें और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो ये टीचर देख लेगा कि बच्चे ने कितना समझा है और कहाँ गैप रहा है और मुझे इसको किस तरह से सुधारना है और इसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये भी किया जा सकता है। और कॉन्सेप्ट मैपिंग स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट जो भी साइंस के स्टूडेंट है स्पेशली, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वैसे तो आर्ट्स में भी इतना ही उपयोगी है जितना कि साइंस में। तो ये देखता है बच्चा इससे क्या करेगा, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सबसे पहली बात, और उसको अलग अलग टर्म को आपस में कोरिलेट करना आएगा। दो टर्म्स का आपस में क्या संबंध है, दो शब्दावलियों का, आप वो दोनों आपस में कैसे जुड़ी हैं, ये बच्चे को क्लियर होगा। बच्चा अपनी जो सोच है उसको भी व्यवस्थित कर सकता है, उसको भी संगठित करेगा और सिस्टमैटिक होगा अपनी सोच में भी, और सिस्टमैटिकली ना सिर्फ उसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, संप्रत्यात्मक उसमें क्लियरिटी आएगी, बल्कि वो अपनी सोच को ऑर्गेनाइज भी कर सकेगा, और ये चीज उसकी अंडरस्टैंडिंग में रिफ्लेक्ट भी होगी। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा वो एक कॉन्फिडेंट भी होगा, है ना, उसके बात में भी वो कॉन्फिडेंस होगा स्टूडेंट की, और वो अब उसकी सोच भी व्यवस्थित होगी। तो स्टूडेंट में एक डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग स्टार्ट होगी, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग को हर तरह से बेटर बनाएगी। जो भी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही, साथ में अंडरस्टैंडिंग भी बच्चे की बेटर होगी, ये इतना उसको बेनिफिट होगा। फिर हम एक देखते हैं टीचर के लिए। टीचर के लिए ये उपयोगी कैसे, क्योंकि आप सब भावी टीचर ही हैं, है ना, और अभी तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उसमें टीचर के लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा बच्चे के लिए, बच्चे को हम समझ सकेंगे बेटर रूप से कि बच्चे को कितनी बात क्या समझ में आई है ना, बच्चे जैसा कि अभी रिपीट ही हो रही है ये बात। फिर साथ में जब एक कॉन्सेप्ट मैपिंग किसी एक्सपर्ट के द्वारा टीचर जब उसको क्रिएट करेगा तो वो कैसी होगी, वो ज़्यादा इलैबोरेट होगी, है ना, उसमें इंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा विस्तृत और व्यापक होगी, वो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अगर टीचर करके दिखाएगा और बनाएगा तो टीचर को भी एक कॉन्सेप्ट समझाने में मदद रहेगी, टीचर के लिए भी एक हेल्पफुल टूल का काम करेगा, तो ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल रहेगा। फिर एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल अपन ऊपर भी ले चुके हैं, मैं आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग टीचर ने क्रिएट की है, किसके लिए, डेंसिटी और बायंसी के बीच में। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, घनत्व और उत्प्लावन, उत्प्लावकता होती है ना, उत्प्लावकता, उसके बीच में, जैसे पानी है और लकड़ी है, वाटर और वुड, ये दो एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मैटर, मैटर इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। मैटर के तीन रूप हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, है ना। अब वाटर और वुड दो चीजें ली है, इज ए टाइप ऑफ मैटर, है ना, वुड भी एक टाइप है मैटर का ही, और पानी भी एक टाइप है किसका, मैटर का। तो मैटर से, मैटर और वाटर और वुड कैसे जुड़े हैं, ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, मैटर, वाटर एंड वुड, तीन कॉन्सेप्ट हो गए। मेन कॉन्सेप्ट हो गया मैटर, मैटर के सब कॉन्सेप्ट हो गए वाटर एंड वुड, और इनके बीच में लिंकेज क्या है, टाइप्स ऑफ, ये एक प्रकार है, एक प्रकार है, प्रकार है, ये वर्ड क्या हो गए, लिंकेज हो गए, ठीक है। मैटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, मास होता है मैटर में, डेंसिटी होती है और वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। अब ये तीनों, मास और डेंसिटी और मास और वॉल्यूम, इनमें तीनों में आपस में क्या संबंध है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, मास का, मास इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम,
ठीक है, अगर हम मास को डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करते हैं, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल किसके आएगा, डेंसिटी के। हो गया ना आपस में संबंधित। और डेंसिटी की यूनिट क्या है, ग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, कब, सेंटीमीटर। और डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, बॉयंसी किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर, है ना। तो इस तरह से ये सारे के सारा एक अपने आप में कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया। ये एक प्रकार से कॉन्सेप्ट मैपिंग का काम कर रहा है ना, जिसमें अपन ने लिंकेज भी लिए हैं और जिसमें अपन ने मेन टर्म्स भी लिए। मुझे लग रहा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक क्लियर हुआ है सबको? हेलो, सबको क्लियर हो गया यहां तक? हाँ मैम। अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट मैपिंग एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज की बात करते हैं इसे। अब कॉन्सेप्ट मैपिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं और क्या क्या देखना होता है तो उसी को अभी जो अभी तक पढ़ा है मेन तो वही है, उसी को रिपीट है। सबसे पहले आप जब कॉन्सेप्ट मैपिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास इंस्ट्रक्शनल और आपके पास असेसमेंट टूल इन क्लासरूम, दोनों रूप में आप उपयोग करोगे। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कॉन्सेप्ट मैपिंग का आप यूज किस लिए करोगे, पढ़ाने में, इंस्ट्रक्शंस में, बच्चों को निर्देश देने में, या फिर आप असेसमेंट करने में, है ना। क्लास में हम इसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं, पहले आप ये क्लियर कर लो, फिर उसके बेस पर आप बनाओ। उसके बेस पर हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द की टर्म्स का सेलेक्ट कर लो, मेन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लो, प्रॉब्लम की टर्म को आइडेंटिफाई कर लो, है ना। फिर आप ये देख लो कि कौन सी यूनिट है पाठ्यक्रम में, कौन कौन सी यूनिट है जिसको हम कॉन्सेप्ट मैपिंग से पढ़ा सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लो। जिस भी क्लास का आप बनाना चाह रहे हो आप निकाल लो और उसमें से आप देख लो। फिर आप उसके बाद जो नेक्स्ट करोगे, आप एक्टिविटीज क्रिएट करोगे, कौन कौन सी हमें एक्टिविटी करनी है। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दो एक्टिविटीज का क्लासरूम में। अब इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने विद्यार्थियों को इस पर एक ट्रेनिंग दे दो जिनसे आप करवाना चाह रहे हो, है ना। अगर आपके विद्यार्थी वो उसको उससे ट्रेनिंग देनी है आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग पर, तो आप क्या करो, ओपन एंडेड टाइप के आप कॉन्सेप्ट मैपिंग से रिलेटेड पहले थोड़े बहुत प्रश्न करो, क्वेश्चन आंसर करके, और फिर आप डिस्कस करके आप बच्चों को उस चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर एक एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल देकर के उन्हें बताओ। फिर आप उसके बाद आप सबको इंडिविजुअल दो कि सब अपना अपना कॉन्सेप्ट मैपिंग करेंगे। फिर स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग करके ला करके देंगे। फिर आप देखो कितना एक्सपर्टली ये कर रहे हैं और ये कितना समझे हैं। फिर आप उसको रिव्यू करने के लिए स्टूडेंट्स को ही रिव्यू करवाओ, स्टूडेंट से आप विद्यार्थियों को ही दो कि आप इसको रिव्यू करके मुझे बताओ। मतलब ग्रुप बना दो, जो सीता ने किया है उसको मैं मुकेश को दे दूं, मुकेश ने जो किया है वो संगीता को दे दूं, संगीता ने जो किया है वो ममता को दे दूं। इस तरह से आगे आप एक दूसरे को सर्कुलेट करके, या फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाए जा सकते हैं 2 या 3 स्टूडेंट्स के, वो मिलकर के आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग करके दें। फिर उसके बाद में पूरी क्लास के सामने इसका डिस्कशन हो और हर ग्रुप उसको प्रेजेंट करे, हर ग्रुप प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंटेशन के साथ भी एक बार डिस्कशन हो जाना चाहिए। इस तरह से आपका फाइनली कॉन्सेप्ट मैपिंग तैयार हो जाएगा और उसका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। वो इवैल्यूएशन ग्रुप भी कर लेगा, स्टूडेंट खुद भी कर लेगा, और आपके द्वारा भी हो जाएगा और पूरी क्लास के सामने भी हो जाएगा। ये इसके स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, तो आपने आज कॉन्सेप्ट मैपिंग को पूरा पढ़ा है हमने और इसको समझा है। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी तरफ से पहले क्वेश्चन रख सकते हैं। हेलो, आप लोगों की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है मैम, आ गया समझ। आपको समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। पर अब होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्या है, कल आप सब कितने जने जुड़े हो, सिर्फ 6 जने जुड़े हो, ये आपका असाइनमेंट भी होगा। अब मैं इसको असाइनमेंट के रूप में देती हूँ। जो आपके जो नंबर वाला असाइनमेंट होता है ना, इस बार अपन उसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग करवाएंगे। ये अपन पर होता है कि हम कौन सा वाला करवा रहे हैं। अपन कॉन्सेप्ट मैपिंग का को एज ए असाइनमेंट देंगे स्टूडेंट्स को। अब जिसने नहीं समझा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। आप सिर्फ 6 लोग जो जुड़े हो, ये 6 लोग कर पाओगे। सीता है क्या आज? हेलो, कौन कौन जुड़ा हुआ है? हेलो, बबीता को देख रही हूँ। हाँ, पिंकी, बबीता और सीता। सीता अटेंडेंस दे दो ये मेरे को। ओके मैम।
ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।